हाँ जी, नमस्कार। संजय नैन विजय विष्णु श्री गंगानगर चैनल में आपका स्वागत। पिछली क्लास में अपने स्थानीय स्वशासन के 2 क्लासें अपने कर चुके हैं और पिछली जो क्लास थी उसमें अपने त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था किस प्रकार से है वहाँ तक अपने पढ़ लिया था। अभी अपने नेक्स्ट जो पढ़ना है वो ग्राम सभा से शुरू करना है। उससे पहले जब तक सारे साथी अपने आते हैं लाइव, तब तक आपसे 2-3 क्वेश्चन हैं, उनका जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। किस समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक दलों की भागीदारी निश्चित करने की बात की गई? ठीक है, अशोक मेहता समिति। और किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जिला विकास आयुक्त की बात किसने की? कौन सी समिति ने? जीवीके राव समिति। कब गठित की गई? 1985। लक्ष्मीमल सिंह भी कब गठित हुई? 1986। और संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया इनको। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में ये लागू हुआ और 1 वर्ष का टाइम दिया गया राज्य सरकारों को। और राज्य सरकार ने कब लागू किया इसको? राजस्थान में। तो राजस्थान में ये 23 अप्रैल 1994। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके थे, त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं पढ़ चुके थे। ग्राम सेवक अपने ग्राम पंचायत के अंदर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में, पंचायत समिति में बीडीओ खंड विकास अधिकारी, ये सारी चीजें अपने पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अपने जो शुरू करना है वो ग्राम सभा से बात करनी थी। आर्टिकल 242A से शुरू अपने करना था। तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243A ग्राम सभा। आर्टिकल 243A ग्राम सभा की बात करता है। तो ग्राम सभा एक अपने शब्द बोलते हैं ग्राम पंचायत, एक शब्द बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग है। ग्राम सभा किसको कहा जाता है? ग्राम सभा उसको कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है, वे सभी सदस्य किसके सदस्य हैं? वे सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। वे सभी लोग किसके सदस्य हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है, तो वो सारे सदस्य ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। अब ग्राम पंचायत जो है, एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या की बेसिकली बात करें तो ये ग्राम पंचायतों के गठन जो होते हैं वो विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है। विधानमंडल ये निर्धारण करता है कि हमारी ग्राम पंचायत, हमारे राज्य की ग्राम पंचायत जो है उसकी संरचना कैसी होगी, किस प्रकार से वो ग्राम पंचायतें बनाई जाएगी। राजस्थान में बेसिकली जो ग्राम पंचायतें बनती है, आपको पता है न्यूनतम जनसंख्या कितनी? 3000 जनसंख्या जिनकी है वहां पे ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। अब 3000 जनसंख्या जिस ग्राम हो वहां पे ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। एक गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है
क्या एक ही गांव की ग्राम पंचायत जो है वो एक ग्राम पंचायत के अंदर एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कोई ऐसा गांव है जिसकी जनसंख्या है 2000, ग्राम पंचायत का गठन वहां पे नहीं हो सकता। उसके समीप ही कोई एक ऐसा छोटा गांव है जिसकी जनसंख्या है 500, और कोई छोटा गांव है जिसकी जनसंख्या है 500, टोटल 3000 हो गई। तो इन तीनों को मिला के जो है वो किसका गठन हो सकता है, एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। तो इस हिसाब से एक से अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है, या एक गांव की भी एक ग्राम पंचायत हो सकती है। निर्धारण 3000 जनसंख्या पे, राजस्थान में 3000 जनसंख्या जो है वो रखा गया। तो ग्राम पंचायत एक से अधिक गांवों की मिलकर बनती है। और ग्राम सभा कौन सी होती है, ग्राम सभा वो है जिनकी ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ चुका है, वे सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। तो आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा की बात करता है। ग्राम सभा का कोरम, ग्राम सभा की बैठकें होती है, प्रत्येक वर्ष जो है वो 2 बैठक होती है, 2 बैठकें होती है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 2 बैठकें होती है। और ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है वो सरपंच साहब करते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं ग्राम सभा की अध्यक्षता। अपने राजस्थान में सरपंच का पद होता है और 2 बैठकें होती है। कोरम इनका होना चाहिए 1/10। कोई आपसे पूछे कि ग्राम सभा का कोरम कितना होना चाहिए, कोरम समझते हो, गणपूर्ति, कुल जितनी सदस्य संख्या ग्राम सभा के टोटल जितने सदस्य हैं उनके 10वां भाग जो है वो ग्राम सभा की बैठक के अंदर उपस्थित होने चाहिए, तो वो कोरम कहलाता है। ये बात कहता है आर्टिकल 243 ए। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। पहले हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा है, अब अपने बात करते हैं आरक्षण की। पंचायती राज में आरक्षण कितना है, 243 डी, 243 बी और सी के अंदर गठन व संरचना की बात की गई है। 243 ए हमने ग्राम सभा पढ़ा, बी और सी के अंदर ग्राम इनके गठन, पंचायती राज के गठन व संरचना की बात की है। तो वो त्रिस्तरीय जो बातें अपने पढ़ ली थी पहले, उनकी बात की गई है। त्रिस्तरीय वाली चीज जो थी वहां पे एक लाइन, त्रिस्तरीय जो अपने विभाजन पढ़ा था, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वहां पे एक चीज नोट करनी थी, वो आप अभी लिख लीजिए। ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पे जिनकी जनसंख्या जो है, ऐसे क्षेत्र जिनकी टोटल इनकी जिला परिषदों की संख्या या पंचायत समिति जो है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक, 20 लाख से कम है, वहां पे 3 बनाने की आवश्यकता नहीं है, 3 स्तर रखने त्रिस्तरीय की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्षेत्र 20 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो उनकी 3 क्षेत्र रखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे 3 स्तर रखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे 2 हो सकते हैं। ठीक है, चलो अपने आरक्षण 243 डी की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 243 डी जो है वो पंचायती राज में आरक्षण की बात करता है। तो पंचायती राज में आरक्षण, पहली बात ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग की यदि बात करें तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण का निर्धारण विधानमंडल करता है। ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा, इस बात का निर्धारण करेगा कौन, राज्य का विधानमंडल। एससी एसटी को जितना आरक्षण दिया जाएगा वो जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा। वैसे जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण मिलता है भारत में। आर्टिकल 334
आर्टिकल 334 में आरक्षण किस हिसाब से दिया जाता है उसके बारे में लिखा है, तो जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है आर्टिकल 334 के अनुसार। तो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर भी कितना दिया जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से ही SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा, ये बात कहता है। और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य, अरुणाचल प्रदेश, स्पष्ट रूप से इस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान कर रखा है 243D के अंदर कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर SC के लिए आरक्षण नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते, ये बात कहता है आर्टिकल 243D, स्पष्ट रूप से यहां पे प्रावधान कर रखा है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए आरक्षण, तो महिलाओं के लिए यहां पे 1/3 आरक्षण की बात करता है। 1/3 1/3 आरक्षण जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को देने की बात करता है आर्टिकल 243D। 1/3 आरक्षण महिलाओं को होगा। 1/3 आरक्षण महिलाओं को जो दिया जाता है वो आरक्षण बढ़ाया भी जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है। उसमें वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, तो विधानमंडल के पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने एक अमेंडमेंट किया था, 110वां संविधान संशोधन लेकर आए थे। उस 110वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो 1/3 है, इस 1/3 को बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया था। 1/3 जो आरक्षण रखा गया है उस आरक्षण को बढ़ा के 1/2 कर दिया गया था। तो महिलाओं को आरक्षण में वृद्धि की जा सकती है, हालांकि वो प्रावधान जो है वो लागू नहीं हो पाया था। विधानमंडल के पास ये शक्तियां होती है कि वो इनके आरक्षण में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, 1/3। तो ये आरक्षण से संबंधित पंचायती राज के लिए जो प्रावधान है वो, पहली बात, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, कितना दिया जाए, इसका निर्धारण विधानमंडल करेगा। दूसरी बात, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पर ही दिया जाएगा, पहले जैसे आरक्षण दिया जा रहा है वैसे ही दिया जाएगा। तीसरी बात, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि वहां पे उनकी जनसंख्या नहीं है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए आरक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 होगा। इसमें वृद्धि भी जो है वो की जा सकती है विधानमंडल द्वारा। तो ये आर्टिकल 243D कहता है। कार्यकाल 243E जो है वो कार्यकाल की बात करता है। कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल इनका माना जाएगा। 243E के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के जो पदाधिकारी है उनका कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष का कार्यकाल उनका रहेगा। ये 5 वर्ष कब से माना जाएंगे, तो इनकी जो प्रथम बैठक प्रारंभ होगी, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का कार्यकाल माना जाएगा। पहली बैठक से 5 साल तक का कार्यकाल इनका होगा। 243F, तो 243F के अंदर जो है 243F में योग्यताएं, इक्कीस वर्ष योग्यताएं
आर्टिकल 243 कहता है पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो योग्यताएं उनके लिए क्या होगी, एक योग्यता 21 वर्ष है न्यूनतम आयु। बाकी इनकी योग्यताएं निर्धारण करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, तो विधानमंडल के पास है। विधानमंडल इनकी योग्यताओं का निर्धारण कर सकता है। अपने पिछली सरकार, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, उस समय पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए थे, चुनाव होने जो थे उनके लिए उन्होंने योग्यताएं निर्धारण की थी कि सरपंच जो होंगे, वो जो सरपंच होंगे उन सरपंचों के लिए उन्होंने शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की थी कि सरपंच जो है वो 8 पढ़े हुए होने चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने योग्यताएं जो निर्धारण किया था, उन योग्यताओं को वर्तमान सरकार आई, जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में आई, तो उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। तो वो किसके पास शक्ति है, योग्यताएं थी, वो योग्यता निर्धारण। बी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता शिक्षा से संबंधित योग्यता जोड़ी गई, उसको बाद में समाप्त कर दिया गया वर्तमान सरकार द्वारा। तो ये शक्ति किसके पास है, विधानमंडल के पास है। विधानमंडल ने वो योग्यता जोड़ी, वो योग्यता समाप्त की। ये कहां पे लिखा हुआ है, 243F में लिखा हुआ है कि उनके लिए योग्यताओं का निर्धारण किया जा सकता है। तो योग्यता इसके अंदर का दी गई है। आर्टिकल 243G जो है वो कार्यों की बात करता है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की बात करता है आर्टिकल 243G। और कार्य कितने कार्य इनके टोटल, तो 29। कहां पे पढ़ते हैं अपने, 11वीं अनुसूची, 11 शेड्यूल जब अपने पढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची जब पढ़ते हैं, तो 11वीं अनुसूची के अंदर टोटल 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। वो 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं के हैं। तो वो कार्य जिनका उल्लेख 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, उन कार्यों के बारे में आर्टिकल 243G पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की बात करता है। कितने कार्य करते हैं, तो 29। और ये 29 कार्य कहां पे दर्ज है, इसकी उल्लेख 11वीं अनुसूची के अंदर जो इनका उल्लेख किया गया है। तो 243G इनके कार्यों की बात करता है। 243H जो है, 243H पंचायती राज संस्थाओं को टैक्स से संबंधित उनके लिए प्रावधान की बात करता है। विधानमंडल को यह शक्ति देता है 243H कि विधानमंडल पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको कानून बनाकर किसी भी चीज पर टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो दे सकता है। कानून बनाकर उनको कर से संबंधित प्रावधान जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए कर सकता है। टैक्स लगाने का अधिकार जो है उनको दिया जा सकता है। आर्टिकल 243H इस बात की व्याख्या करता है। विधानमंडल के लिए, विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर पंचायतों के लिए कर के लिए अलग कानून उनके लिए बना सकती है, उनको कर लगाने का अधिकार जो है वो दिया जा सकता है। तो ये बात कहता है आर्टिकल 243H। हमने आर्टिकल 243A से H तक पढ़ा है। आर्टिकल 243A में अपने क्या पढ़ा, तो ए में ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था अपने। और 243B में गठन और संरचना की बात करते हैं, वो अपने पहले देख चुके थे, गठन कैसे, संरचना कैसी है। और संरचना सारे राज्यों की अपने देखते हैं, अलग अलग है। 243D पढ़ा अपने। 243D में क्या दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है। और 243E में अपने क्या पढ़ा, तो कार्यकाल। F में योग्यताएं पढ़ी, G में क्या पढ़ा, कार्य पढ़ा। और H के अंदर जो टैक्सेस लगाने की शक्ति विधानमंडल के पास है कि वो ये जो अपनी लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए टैक्स के लिए अलग से कानून उनके लिए बना सकती है, उनको शक्ति दे सकती है, उनकी बात करता है। नेक्स्ट है 243I। 243I फिर 243Y। वित्त आयोग
आर्टिकल 243 कहता है वित्त आयोग के बारे में, 243 भी कहता है वित्त आयोग के बारे में। ये ग्रामीण के लिए और ये शहरी के लिए। नगरीय स्वशासन अपने पढ़ेंगे आगे, नगरीय स्वशासन जिसमें नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, उनकी बात करेंगे। तो उनके लिए जो वित्त आयोग क्या क्या प्रावधान है वो 243 में है और ग्रामीण के लिए 243 में। अभी सिर्फ अपने आई की बात करेंगे, वाई की बात उस समय करेंगे जब अपने नगरीय स्वशासन पढ़ेंगे। 243 वित्त आयोग की बात करता है। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। 243 में किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का उल्लेख है। राज्यपाल इनका गठन करता है वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, 5 साल के बाद में वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष बाद में गठन किया जाता है। सदस्य संख्या इनकी कितनी होगी कितनी नहीं होगी इसका संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख जो है वो नहीं मिलता। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा प्रत्येक 5वें वर्ष। सदस्यों की संख्या जो है वो इनकी निर्धारित नहीं है और योग्यताएं वगैरह विधानमंडल इनके लिए स्पेशली जो है वो बनाते हैं। वित्त आयोग तो 243 के अंदर इसका उल्लेख है और वित्त आयोग गठित राज्यपाल करता है। अब वित्त आयोग है क्या चीज, गठन क्यों किया जाता है इसका? तो वित्त आयोग जो है उसके प्रमुख काम ये होते हैं कि वो पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की बात करता है। वित्तीय सशक्तिकरण, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की बात करता है। वित्तीय सशक्तिकरण का मतलब पंचायती राज संस्थाओं के पास पैसा कैसे आए, ज्यादा पैसा इन संस्थाओं को कैसे मिले, उनकी बात जो है वो वित्त आयोग करता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले ताकि वो ग्राम क्षेत्र के अंदर विकास कर सके, उनके वित्तीय सशक्तिकरण के लिए। दूसरी बात, टैक्स जो लगाती है राज्य सरकारें, राज्य सरकार जो है वो कर लगाती है, उस कर के अंदर पंचायतों को कितना पैसा मिलेगा, पंचायतों की कितनी हिस्सेदारी होगी, उस बात का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग उस बात की भी बात करता है। अनुदान जो है, टैक्स से और अनुदान की जो राशि है उसमें पंचायतों का कितना हिस्सा होगा अनुदान से संबंधित। तो 3 चीजें प्रमुखता ये करता है, वित्तीय सशक्तिकरण, वित्तीय सशक्तिकरण और टैक्स से राज्य को जो आय प्राप्त होती है उससे पंचायतों को कितना हिस्सा मिलेगा उसकी बात करता है, और अनुदान जो राज्य सरकारें देती है वो पंचायतों को कितना जो है वो उसमें अंश मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, उसकी बात करता है आर्टिकल 243 ये वित्त आयोग है। वित्त आयोग। इसके बाद में 243 के पढ़ते हैं अपने, 243 के, 243 के में निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं। 243 के निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं। वो निर्वाचन आयोग जो है राज्यों के लिए निर्वाचन आयुक्त है। उन 243 के में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 243 ZA में नगरीय क्षेत्रों के लिए। जैसे अपने वित्त आयोग पढ़ा है 243 में वित्त आयोग ग्रामीण के लिए और 243 में वित्त आयोग किसके लिए? नगरीय के लिए। तो वैसे ही आर्टिकल 243 ZA जो है हमारा वो किसके लिए है? नगरीय संस्थाओं के लिए। वो ZA नगरीय संस्थाओं की बात करता है। और 243 के जो है निर्वाचन आयोग वो ग्रामीण के लिए, ये निर्वाचन आयोग शहरी या नगरीय क्षेत्रों के लिए बात करता है। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, कार्य क्या है इसका? एक दिन अपने केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है CEC, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन,
उसकी वो टॉपिक करेंगे अपने, उस समय उसकी डिटेल से बात करेंगे। निर्वाचन आयोग का बेसिकली सीधी सी सामान्य शब्दों में यही है अर्थ इसका कि वो जो चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं, चुनावी जानकारियां, चुनाव से संबंधित जो भी कार्य हैं, वो सारे किसके हैं? निर्वाचन आयोग के हैं। तो राज्यों के अंदर जो है वो अलग से ये निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, अब राज्य निर्वाचन आयोग के काम क्या होते हैं? तो मतदाता सूची जो होती है वो तैयार करते हैं। मतदाता सूची तैयार करना, नामावलियां तैयार करना, राज्यों के अंदर चुनाव से संबंधित कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाना, ये जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग के अंदर इनका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, जैसे प्रथम अमर सिंह राठौड़ बने थे, प्रेम सिंह जी मेहरा वर्तमान में, तो वो अमर सिंह राठौड़ जब बने थे तो वो कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और अधिकतम ये 5 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष होता है। और योग्यताएं, को विशेष योग्यता इनके लिए नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जो किसी सचिव के पद पर रह चुका हो, उसकी नियुक्ति यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त के अंदर जो है वो की जा सकती है। तो ये अपने इससे संबंधित आर्टिकल 243 के निर्वाचन आयोग की थी बात। बाकी आगे अपने समय इजाजत नहीं दे रहा, अगली क्लास में फिर अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे। अभी पैसा कानून जो है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में अपने, और राजस्थान से संबंधित जो है वो बातें करेंगे। फिर अगले नगरीय सुशासन की बात करेंगे। तो अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।